अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 500 कंपनीज हैं तो शुरू कहां से करें? यही सवाल हर एक इन्वेस्टर का होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इन डिटेल यही सीखने वाले हैं कि एक क्वालिटी कंपनी को सेलेक्ट कैसे किया जाता है। ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही डिसीजन, यही स्ट्रेटेजी हर एक फंड मैनेजर भी कर रहा होता है और हर एक अच्छा एनालिस्ट कर रहा होता है। इस डिसीजन के बाद आपके लिए आगे का पूरा प्रोसेस ना सिर्फ सिंपल हो जाएगा, बल्कि इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उससे अच्छे प्रॉफिट्स बना पाएँ। सबसे पहले नोट करने की बात यह है कि ये जो 500 कंपनीज हैं, ये कभी भी इंडिविजुअल बेसिस पे रिसर्च नहीं की जाती। ये सारी की सारी कंपनीज किसी न किसी ग्रुप में शामिल होती हैं, जिन्हें कहा जाता है सेक्टर्स। अब इन सेक्टर्स या इन ग्रुप्स की जो डिवीजन होती है, वो बेस करती है सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस डायनामिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी ऐसी है या कंपनीज हैं जो कि सीमेंट प्लांट्स या सीमेंट की प्रोडक्ट बनाती हैं, तो वो सारी की सारी कंपनी आ जाती हैं सीमेंट सेक्टर के अंदर। इसी तरह अगर कोई ऐसी कंपनीज़ हैं जो कोई गाड़ियाँ बनाती हैं, तो वो सारी की सारी कंपनीज़ फ़ॉल करती हैं ऑटो सेक्टर के अंदर। और इसी तरह जितनी भी बैंक्स हैं, वो सारी की सारी बैंकिंग सेक्टर में आ जाती हैं। इन सेक्टर के होने की वजह से हमारी रिसर्च काफ़ी सिंपल हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब हमें इंडिविजुअली उन 500 कंपनीज़ को रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हम सिर्फ़ उन्हीं कंपनीज़ पे अपना फ़ोकस रखते हैं, जिनके सेक्टर की डायनामिक्स उस टाइम पे काफ़ी फ़ेवरेबल होती है और उन कंपनीज़ को अवॉइड करते हैं, जिनके सेक्टर की डायनामिक्स फ़ेवरेबल नहीं होती। इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। जितने भी अच्छे एनालिस्ट या फंड मैनेजर्स हैं, वो इसी टॉप डाउन अप्रोच को यूज करके अपनी कंपनी के एनालिसिस शुरू करते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये टॉप डाउन अप्रोच होती क्या है, और फिर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा कि ये किस कदर इफेक्टिव है हमारे लिए। तो जब भी हम टॉप डाउन अप्रोच की बात करते हैं, उसमें हम सिंपली ये देखते हैं कि क्या जो दुनिया में हो रहा है, जो ग्लोबल इकोनॉमी में हो रहा है, उसका कोई ऐसा सेक्टर तो नहीं है जिसको बेनिफिट हो रहा हो। इसी तरह फिर हम उसके बाद नीचे आते हैं तो ये देखते हैं कि क्या जो किसी कंट्री की गवर्नमेंट कर रही है या उसकी इकोनॉमी जिस तरफ जा रही है, कोई ऐसा सेक्टर तो नहीं है जिसको बेनिफिट हो रहा हो। अब मैं आपको इन दोनों की एक छोटी सी मिसाल दूं। आपको याद हो कोविड के टाइम पे आईटी आईटी सेक्टर उससे पहले इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं था, लेकिन जैसे ही कोविड आया, फिर वर्क फ्रॉम होम की वजह से या जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस थे, उन सब ने थ्रिल किया। आपको याद हो जूम जो कि एक मीटिंग प्लेटफॉर्म है, उसके शेयर्स काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। और यही इम्पैक्ट फिर हमें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी नजर आया, जहां एक कंपनी है सिस्टम्स लिमिटेड, जिसकी शेयर प्राइस 80 रुपीज से स्ट्रेट अवे 800 तक जाके पहुंची। तो ये देखें आप, ग्लोबल इकोनॉमी का एक सेक्टर पे किस तरह का इम्पैक्ट आ गया। इसी तरह फिर मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल दे चलूं कि आपको याद हो इमरान खान के टाइम पे नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जब लॉन्च हुई थी, तो आपको इससे आइडिया लग जाना चाहिए था कि अब ये गवर्नमेंट जो है उसका फोकस कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे है। और जब भी हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर, ये दोनों सेक्टर्स ही उससे काफ़ी ज़्यादा उनको जो है बेनिफिट होता है। अब आप समझने की कोशिश करें, अगर हम उससे थोड़ा ज़्यादा आगे चले जाएं, तो फिर आपको याद हो कि पावर एक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का ठीक-ठाक अट्रैक्टिव सेक्टर हुआ करता था। लेकिन जब से गवर्नमेंट ने आईपीपीज़ के साथ अपने जो भी एग्रीमेंट्स थे रीनेगोशिएट किए, तो उसकी अट्रैक्टिवनेस चली गई। अब ये सारे इम्पैक्ट्स जो ग्लोबल हों चाहे चाहे कंट्री के हों, वो उस सेक्टर पे आ जाते हैं, ईदर फेवरेबल और नॉन फेवरेबल। और फिर वही जो इम्पैक्ट हैं, वो इंडिविजुअल कंपनीज़ पे भी आते हैं। चलें, ये तो हो गई पुरानी बात। लेकिन अगर मैं रिसेंट टाइम्स की बात करूँ, तो आपको याद हो कि जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ लगाए इंडिया और बांग्लादेश पे, तो हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ये अल्टीमेटली पॉजिटिव साबित हुआ। और फिर अगर हम आज की बात करें, तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की ट्रेड रेस्ट्रिक्शन की वजह से जो सीमेंट सेक्टर है, उस पे हिट आ सकती है जो नॉर्थ के प्लेयर्स हैं। हम डिटेल में जाएँगे आगे। लेकिन आज ही के दिन हम देखें, तो जो रिफाइनरी सेक्टर है, उसके मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा ऊपर हैं, जो कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। तो मकसद कहने का ये कि हर टाइम पे कोई न कोई ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिनके लिए वो हालात काफ़ी पॉजिटिव होते हैं, फिर ईदर वो ग्लोबली हों या ईदर वो कंट्री के इकोनॉमिक्स की वजह से हों। और उसी टाइम पे कोई ना कोई ऐसे सेक्टर्स भी होते हैं जिनके हालात फेवरेबल नहीं होते। तो हमारे लिए अब देखें कितना ईज़ी हो गया कि पहले जहाँ हम 500 कंपनीज़ को देखते, अब सिर्फ़ हम उन्हीं सेक्टर की कंपनीज़ को देखेंगे जिनके हालात फेवरेबल हैं। तो चलें, अब मैं आपको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की वेबसाइट का भी इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, और उसके साथ-साथ मैं आपको दिखा देता हूँ कि कंपनीज़ किस तरह जो हैं वो सेक्टर्स में डिवाइडेड हैं, ताकि एक बार आपको थोड़ी-सी विज़ुअल जो है वो अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए सेक्टर्स की।
तो ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की वेबसाइट है pasx.com.pk। अब आप इसमें देखें, ये थोड़ा-सा ओवरव्यू है, इसकी डिटेल में तो हम बाद में जाएँगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ़ ये दिखाना चाहता हूँ कि हम मार्केट समरी में जब जाते हैं, तो हमारे पास जो है ये मुख्तलिफ़ सेक्टर्स आ जाते हैं। अब जैसे ये देखें, सबसे पहले आता है ऑटोमोबाइल्स असेंबलर, और उसमें ये सारी कंपनीज़ हैं, ट्रैक्टर्स हो गए, एटलस होंडा जो मोटरसाइकिल कंपनीज़ हैं, इसी तरह जो ये होंडा एटलस कार्स, सिविक हो गई, ये सारी चीज़ें, इंडस मोटर्स, इसमें कोरोला वगैरह हो गई। इसी तरह साज़ कार कंपनी हवेल आ गई, इसमें ये आ जाती हैं। फिर इसी तरह ऑटोमोबाइल पार्ट्स का भी एक सेक्टर है, जिसमें बैटरीज़ आ जाती हैं या जो भी टायर्स वगैरह हो गए, वो सारे उसमें आ जाते हैं। फिर केबल और इलेक्ट्रिकल गुड्स की आ जाती है, जिसमें ये केबल्स आ गईं, जिसमें पेल पाक इलेक्ट्रॉन पेल जिसकी एसीज़ वगैरह हैं, होम अप्लायंसेज़ आ जाते हैं। इसी तरह वेव्स होम अप्लायंसेज़ हम लोग यूज़ करते रहते हैं ये। फिर आप देखें, ये सीमेंट सेक्टर आ गया, इसमें सारे सेक्टर्स आ गए, कंपनीज़ हैं जो जिनकी बिज़नेसेस डायनामिक्स सबकी एक जैसी हैं। तो ये सारी की सारी सीमेंट सेक्टर में आ गई। फिर उसके नीचे चलें तो केमिकल सेक्टर आ गया। अब ये जैसे आर्च रोमा पाकिस्तान, ये सारी ये केमिकल्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं, कलरिंग में या मुख्तलिफ़ इनके पर्पसेज़ होते हैं। हम इन सब को डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे चल के। फिर अगर आप आ जाएँ, बैंक्स आ गए। आपने देखा है, देखिए ये जितने भी बैंक्स हैं, इनमें किसी न किसी बैंक में आपके अकाउंट्स भी होंगे ज़रूर। तो ये सारे के सारे इनकी डायनामिक्स चूँकि एक हैं, तो ये कमर्शियल बैंक्स में आ जाते हैं। फिर इंजीनियरिंग सेक्टर, ये स्टील सेक्टर भी होता है इसमें, जितनी भी स्टील की कंपनीज़ हैं लोकल, वो सारी की सारी इसमें आ जाती हैं। अब स्टील के भी सेक्टर की डायनामिक्स इस जो बजट है इसमें काफ़ी बेहतर हो गई, क्योंकि स्टील का एक जो है फाटा पे टैक्स नहीं होता था, तो सारी की सारी स्टील वहाँ से आके यहाँ डंप होती थी। तो जब से वहाँ पे टैक्स लगा है, तो अब ये समझ लें कि इन जो लोकल हमारे स्टील के प्लेयर्स हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ेवरेबल हो गए डायनामिक्स, तो वही चीज़ इनके शेयर प्राइस में भी रिफ्लेक्ट हो रही होती है। फर्टिलाइज़र काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे लिए। ये सारे सेक्टर्स हम एक बार बाद में डिटेल्स में समझेंगे। फूड और पर्सनल केयर, जिसमें कोलगेट आ गया, ये जितने भी आपके ओल-पर्स लेते हैं, ये फ्रेंड्स लाइन कैंपेना बनाती है। आपने जिलेट पार्क की प्रोडक्ट्स यूज़ की हुई हैं। आपने जो है मुख्तलिफ़ जो है समझ लें कि ये नेशनल के केचअप यूज़ करते हैं, नेस्ले की बॉटल्स यूज़ करते हैं। तो देखिए, सारी की सारी कंपनीज़ जो है ना, हमारी ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो इस वजह से जो है ये सेक्टर मैंने इस ये सेक्टरल अंडरस्टैंडिंग होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये ग्लास सेक्टर आ गया, फिर इंश्योरेंस सेक्टर आ गया। तो मकसद कहने का ये कि जब तक आपको सेक्टर की डायनामिक्स अच्छे से पता है, तो आप इंशाल्लाह हम लोग चूज़ ही वो कंपनीज़ करेंगे ना जिनकी जो हमारे गवर्नमेंट या हमारी ग्लोबली वो हमारे लिए उनकी डायनामिक्स फ़ेवरेबल हों। तो इससे हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा कि फिर उन्हीं सेक्टर के अंदर जो कंपनीज़ हैं, हम उनको डिग डाउन करेंगे और फर्दर उनमें से बेस्ट कंपनीज़ लेके फिर हम उनमें इन्वेस्ट करेंगे। तो अब वापस चलते हैं दोबारा से। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो अभी आपने देखा कि किस तरह कंपनीज़ जो हैं, वो सेक्टर्स में डिवाइडेड हैं, और यहीं पे हमारा जो पहला स्टेप है रिसर्च का, वो ख़त्म होता है कि हम सिर्फ़ उन्हीं कंपनीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, जिनके सेक्टर की डायनामिक्स जो हैं, वो उस टाइम पे फ़ेवरेबल होंगी। अब आता है दूसरा सवाल कि उस सेक्टर के अंदर 10 से 20 कंपनीज़ हैं, तो व्हिच वन इज़ द बेस्ट वन? तो यहाँ पे अब हमारे पास आता है स्टेप 2, जो कि होता है फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ कंपनीज़। ये एक डिटेल्ड एनालिसिस है, और हमारे अगले के लेक्चर्स जो हैं, वो इसी एनालिसिस पे आएँगे। तो हमने अब 500 कंपनीज़ को फ़िल्टर आउट करके चंद गिनती की कंपनीज़ में ले आए हैं, जो कि डिपेंडेंट हैं ऑन सेक्टर फ़ेवरेबिलिटी, और अब हम उसी सेक्टर के अंदर जो इंडिविजुअल कंपनीज़ हैं, उनमें से बेस्ट कंपनीज़ निकालने की कोशिश करेंगे। और फिर हमारे जो आखिरी स्टेप है, वो होगा टेक्निकल एनालिसिस का। वो हमें बताएगा कि ये जो बेस्ट कंपनीज़ हैं, इसमें एंटर कब होना है। तो जुड़े रहिएगा, और मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर ठीक से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे एक्स पे या यूट्यूब पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।